अभी मैं मौजूद हूं सिरोही जिले की रेवदर तहसील के दानपुर गांव में। अब लगातार समाज में एक चीज देखने को मिल रही है। लगातार बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन इसी बीच में समाज की ऐसी कुरीतियां बीच में आ रही हैं जो उनको आगे बढ़ने से तो रोक रही हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सही तरीके से जी सके, पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके, जीवन में कुछ कर सके, उसके लिए भी बाधा बनते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसा परिवार मौजूद है जो पिछले लगभग 2 साल से परेशान है और सिर्फ पंचायती की वजह से। हम सभी से बात करेंगे कि यह पूरा मामला क्या है और कि किस वजह से एक सगाई टूटने की वजह से सगाई नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन कई बार दबाव आ जाते हैं कि नहीं, बाल विवाह करना पड़ेगा। आपकी उम्र 18 साल हो गई लड़की की, आपको शादी करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ना चाहते हो फिर भी आपको शादी करना जरूरी है। तो अभी हम आपसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है और कब से आप परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। जब से हमारी बहन नाबालिग थी, 17 साल की थी, उस टाइम से ससुराल वालों से हम्म। हमारे पर दबाव बनाया जा रहा था। हम्म। तो लंबे समय तक हमने समझाइश करी कि अब हमारी बच्ची अभी पढ़ रही है, पढ़ने में उसका इंटरेस्ट है, हम्म। तो हमें कुछ समय दे दिया जाए। फिर होता क्या है कि 2 साल पहले उन्होंने उनके घर पे उनके गांव वालों के साथ में मिल के हम्म। हमारे समधी ने उनके वहाँ पंच इकट्ठे किए। हम्म। फिर वहाँ पे ही मुझे और मेरे पिताजी को बुलाया गया हम्म। और बोला गया या तो जल्द से जल्द आपकी बेटी की शादी करो, हम्म। अन्यथा आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। हम्म। फिर मेरे पिताजी ने बोला कि हमें 2-3 साल का समय दे दियो, हम ज़रूर शादी कर देंगे, हम्म। बच्चे की पढ़ाई अभी बाधित हो रही है। हम्म। और मेरा आपसे निवेदन है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर यहीं पे शादी करवा दूंगा। हम्म। बोले नहीं, या तो हमें अभी निर्णय बताओ कि हम्म। शादी अभी कर रहे हो हम्म। कुछ समय के बाद में, हम्म। नहीं तो हम आपसे समाज के बहिष्कार कर रहे हैं। हम्म। जब पिताजी ने लगातार अपील करते रहे तो उन्होंने बोला कि आप उठ के घर से चले जाओ, हम्म। आज के बाद आप कभी भी हम्म। समाज के किसी भी व्यक्ति के घर या जो 14 गांवों का या का पट्टा लगता है मंडार हम्म। थाला का, हम्म। वहाँ कभी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम हम्म। में आप उठ बैठ नहीं सकते हो। हम्म। फिर हमें वहाँ से निकाल दिया गया। हम्म। 6-7 महीने लगातार हम कहीं गए नहीं। हम्म। फिर गांव में बात आ जाती है कि भाई ये जब गांव फ्री है तब तक ये वाले लोग घर पे बैठे रहेंगे। हम्म। 2 महीने के लिए गांव को बंद कर दिया जाता है। हम्म। तो फिर हमने जाके पर्सनली समाज के प्रत्येक एक जो मुख्य रूप से पंच हैं हम्म। उनसे मुलाकात करी, विशेषकर हमारे गांव के प्राज्ञा मंजी जी धुलिया, हम्म। उनसे बोला। तो उन्होंने बोला कि आपको पंचों का खर्च उठाना पड़ेगा हम्म। और जो भी हम दंड देंगे हम्म। वो भुगतना होगा। तो हमने उस बात को स्वीकार कर ली। और जब इस बात के लिए हमने परिवार में बात करी तो बोले कि यदि ये बात बढ़ती और फैसला आ जाता है तो अभी अपने पास में पैसों का बंदोबस्त होगा कि नहीं। हम्म। तो फिर बोले कि पहले तो हमारा जो खाने पीना और जो अमल अमल की व्यवस्था है हम्म। वो होगी। हम्म। तो बोले कि अमल के पैसे आपको जमा करवाने पड़ेंगे। हम्म। तो उन्होंने अपने स्तर पर व्यवस्था कर ली, हम्म। लाख रुपये हमने जमा करवा दिया। हम्म। फिर उन्होंने दूसरे दिन हम्म। अपने उनके जो पंचों का गुट है हम्म। उनसे उनमें बात करी हम्म। और उन्हीं के इशारे पे हमने गाड़ियाँ भेज के हम्म। पंचों को हमारे घर पे बुलाया गया। हम्म। फिर पंच हमारे यहाँ बैठे, हम्म। एक रात का विश्राम रहा। दूसरे दिन सुबह पंचायत लगती है तो पिताजी को खड़ा कर दिया जाता है हम्म। कि अब आपकी बातें करो। जब पिताजी ने अपील करी तो बोले कि आपका 11 लाख का जुर्माना लगेगा। हम्म। पिताजी ने बोला इतना पैसा हमारे पास में अभी नहीं है। हम्म। तो बोले दंड तो भरना पड़ेगा, तो क्या हमें कुछ समय दे दीजिए, हम्म। हम पैसा भर देंगे, तो जब भी पैसा जमा कराओगे तब आप फ्री होंगे। हम्म। वापस उन्होंने फरमान सुना दिया हम्म। कि आपको अभी भी पट्टे के किसी भी गांव में हम्म। किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं है हम्म। और आपके घर पे आने जाने के लिए सभी को पाबंद कर दिया जाता है। हम्म। तब होता क्या है कि हमारे जो भाइयों के 3 घर और हैं हम्म। उनको भी साथ में बाध्य कर दिया जाता है हम्म। कि आप किसी भी प्रकार का खुद के घर कार्यक्रम नहीं कर सकते हम्म। और ना किसी के घर जा सकते हो। हम्म। फिर हमने 2 महीने और समय निकाला हम्म। और पैसों का जुगाड़ करा। हम्म। पैसे जहाँ था जितना भी जुगाड़ हुआ हमने इकट्ठे किए और सोडा जाके जहाँ पंचायत बैठी थी हम्म। वहाँ हमने जमा करवा दिए। तो हमने बोला कि जो पूर्व में हमारे समिति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, हम्म। उस टाइम में मेरी बहन के है जो ये हम्म। इसके भविष्य को देखते हुए मेरे पिताजी ने जो उपहार के रूप में भूखंड और जो हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन उत्सव है, उसमें जो जमाई को सोने का आभूषण देते हैं वो हमें लौटाने होंगे और ये हमारे रीति रिवाज चलती है। हम्म। तो बोले कि
अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप सिर्फ अपना दंड जमा करो और समाज में आपको फ्री कर देंगे, और इसके बारे में वो भविष्य में सामने वाली पार्टी से पूछ के बता देंगे। फिर ये चीज़ें लंबे समय तक हम जहाँ पंच बैठते थे वहाँ अपील करते रहे, तो उन्होंने अभी इस अप्रैल के महीने में ही 2 जगह पे पंच होने की हमें सूचना मिली। तो हमारे भाइयों को हमने बोला कि पिथापुरा में पंच बैठ रहे हैं 14 तारीख को, 14/4/26 को। तो वहाँ जाके बोलो कि अपना जो भी फैसला है वो अभी हमने दंड जमा करवाने के बाद में अपने को न्याय नहीं मिला है, तो अपनी वस्तुएं भी दिलवा दें। तो उन्होंने बोला कि 15 तारीख को डायाराम के घर मंडार आपा जाना, वह सामने वाली पार्टी को बुला देंगे। फिर हम वहीं दूसरे दिन भाइयों को डायाराम के घर भेजते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज पार्टी आने पे आई है, हम मालपुरा निवासी सोमाराम को इसके लिए विशेष कर सूचित करते हैं। और उन्होंने चिन्हित किया सोमाराम को कि आप कल मालपुरा निवासी भूराराम को, जो इनका पूर्व में संधि था, उनको लेके आइए और उनकी जो चीज़ें हम लौटा देंगे। और मेरे गांव से दानाराम कृष्णा जी धुलिया, उनको भी बोला गया। उन्होंने हमारे घर पे आके बात करी कि आपको कल जग्गाराम पुत्र उका जी धुलिया मंडर घर पंच बैठेंगे और वहाँ अपने को जाना है। तो बोले कि मैं इस बात की विशेष गारंटी नहीं लेता कि मिलेगा, पर वहाँ इन्होंने बात करी है कि वो पार्टी आएगी। तो इस बात की जब हमारे भाइयों ने पुष्टि भी करी तो हम वहाँ पहुँचे। जैसे पहुँचे तो मेरे पिताजी और मुझे, मेरे बड़े भाई रमेश भाई को पंचों के बीच में खड़ा कर दिया। बोलो कि आप बार बार परेशान कर रहे हो, आपका क्या कहना है और क्या मांगते हो आपके पंचों से। हमने पिताजी से बोले पगड़ी उतरवाओ, पगड़ी उतारी, हाथ जुड़वाए। और जब हमने उनसे लगातार सवाल करते रहे और इस बात से न्याय की लगातार अपील करी, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला कि या तो इनका पीछा छुड़वाओ, अन्यथा ये लोग हमें परेशान करते रहेंगे। और वो चीज़ें उनको दिलवानी नहीं थी। इस उद्देश्य से पहले से पंचों के पुत्र, रामजी लाल के 3 पुत्र, मोतीराम, भूराराम और कालूराम, और जग्गा जी का पुत्र नरेश, अर्जुन लाल पुत्र मोटाराम जी, इनका मोटाराम जो मुख्य पंच है उनके घर पे ही पंच होने के कारण उन्होंने पूर्व में षड्यंत्र रच रखा था। जैसे ही हम बीच में ही समाज के मध्य खड़े थे, उन्होंने इन तीनों पंच पटेलों के पुत्रों ने हम पे हमला कर दिया। हमने जैसे तैसे करके अपना खुद का बचाव करके वहाँ से निकल गए। और जैसे ही पिताजी निकल गए, पिताजी की उम्र 60 साल है, उम्र में वृद्ध होने के कारण मोटाराम ने पीछे से पकड़ लिया। तो हम बाहर खड़े खड़े मांग करने लगे कि पिताजी को वापस भेज दो। उन्होंने बीच में बैठा दिया, बोले कि या तो बैठ जा, नहीं तो दंड भर के तुझे वापस आना पड़ेगा। और इस बात की सूचना मैं मौखिक रूप से मंडार थाने में दी। और पूर्व में इन पे FIR होने के कारण और एक केस में इन पे जो FIR उस पर दोष सिद्ध है, तो ये आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत है, इसलिए इन्होंने अपना यहाँ दबदबा बनाए रखा है। तो हमें पता था कि यहाँ ये चीज़ें बनने वाली नहीं है, तो हमने न्याय की गुहार SP कार्यालय सिरे में दी है। और अभी एक चीज है, आपने पहले 11 लाख भर दिए, जी। उसके बावजूद आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि समाज का जो दंड आपको लगाया था 11 लाख रुपए, वो तो आपने दे दिया ना, उसके बाद क्यों परेशान किया जा रहा है? उसके बाद यही है कि उस परिवार, सामने वाले परिवार से इन्होंने इनका जो कमीशन रहता है पंचों का, जो अपने स्तर पे सेट कर रखा होता है, जो उनसे इनके जो सांठ गांठ है वो बिठा के, और उनके गांव में जो विशेषकर नारायणराम पुत्र डूंगरा जी और सोमाराम पुत्र गमना जी खरौण मालपुरा, वो जो वहाँ उनके एजेंट हैं, उन्होंने इस बात का दोनों के मध्य मीडिएटर है और इस चीज़ को अपने कमीशन के रूप में बांध रखा है कि जो हमारे पूर्व में समधी थे भूराराम जी, उनसे कि आपको कुछ नहीं देना होगा और हम आपका व्यवस्था कर लेंगे। उनके कमीशन होने के कारण हमें दोनों पार्टियों को, जो हम पीड़ित थे और जो हमारे पूर्व में समधी भूराराम जी थे, उनको आज तक पंचों की जो जाजम बैठती है, उस पंचायत के बीच में दोनों पार्टियों का आज तक आमने सामने बिठाया नहीं है। नहीं हमारा कोई जो हम मांग रहे हैं उस वस्तु के बारे में कोई बात करने दी है। ये पंच ही हमेशा गुमराह करते रहे, घुमाते रहते हैं। और जब हमने इस बात को बार बार रखा तो हम लोग हमला करके हमसे पीछा छुड़वाने के उद्देश्य से वहाँ से मंडार से भगा दिया। एक चीज ये है कि आप दोनों परिवार जो हैं उनको अभी तक मिला है नहीं। नहीं, बिल्कुल दोनों परिवार शायद आपस में बैठ के समझते या मिलाया जाता तो शायद मामला सॉर्ट आउट हो सकता था। हाँ, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि जो भूराराम की लड़की है, जो मेरे बड़े भाभी है काली देवी, वो अभी भी हमारे घर पे हैं और हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे थे।
पूर्व में रिश्ते अच्छे होने के कारण ही हमने इनके आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उस टाइम में इनका मदद करी थी। तो हमें लगता था कि हम और हमारे भाइयों बुराराम और बुराराम भाइयों के बीच में समझौता हो सकता था। पर पूर्व में मेरे पिताजी ने FIR नंबर 0031 में मुख्य गवाह होने के कारण इन पंचों के खिलाफ तो इनके जो पर्सनली दुश्मनी थी वो निकालनी थी, तो हमें आमने सामने को बैठने नहीं दिया। तो अभी 11 लाख देने के बाद उनके पास जो शायद आपका प्लॉट है या एक दुकान की जो फर्जी रजिस्ट्री हो रखी है और कुछ गोल्ड है, जी वो पंच नहीं चाहते कि वो वापस हो जाए। जी, हाँ वो बिल्कुल नहीं चाहते। और उनके पास में अब हमें परेशान करने का एक ही जरिया है कि जो भूराराम के पास में जो हमने पूर्व में भूखंड कोई हमारे पास में काम करने वाले मेरे गांव का ही व्यक्ति था, नवाराम अर्जी जी, उन्होंने उनके पास में जो पिकअप थी वो हमने सामने वाली पार्टी जिससे ज़मीन ली है, कोई बारठ जाति के थे, विशेषकर उसकी जानकारी मेरे परिवार को ही है क्योंकि हम उस टाइम में छोटे 2003 का लगभग मामला है। तो वो उन्होंने बोले थे और वो आज भी हमारे साथ में ही थे। पंचों के बीच में नवाराम ने बोला भी है कि हाँ मैंने गाड़ी दी है। बुराराम को ये पट्टा करवाने से पहले किसी बात की जानकारी नहीं थी और मैंने उसके हाथ में चाबी दी है। ये बातें पंचों ने सुनी भी थी और उसके बाद में भी अभी तक उस बात मतलब वापस कभी आने नहीं दिया किसी को सामने। तो ये पंचों का ही मामला है कि वो चीज़ें नहीं देनी है। बिल्कुल। तो ये है कि आपने जो गोल्ड दिया उपहार के रूप में या जो बच्ची को प्लॉट दिया था, जी तो वो वापस आप मांग रहे हैं, डिमांड जी कर रहे हैं कि वो वापस हो जाए, उसके बाद मामला शॉर्ट आउट हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, हमने बोला था कि यदि एक बार बुराराम आके भी ये भी बोल देना कि इस चीज़ों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो भी हम मान लेंगे कि पंच दोषी नहीं है। बाकी हमें ही बार बार समाज में पाबंद करना और बुराराम से बात ना करने देना, क्योंकि जब हमारी सगाई टूट जाती है उसके बाद में हम किसी भी आमने सामने उसके परिवारों के साथ में बैठते नहीं है और इस वजह से हमारी उनसे अभी तक बात नहीं हुई है। अच्छा। जी तो आटे साटे की ये सगाई है, जी तो इसमें दोनों परिवारों की बातचीत नहीं होती क्या? नहीं, आटे साटे की बात जब तक संबंध रहते हैं तब तक होती है। पर ये लोग क्या है कि इनकी पर्सनली दुश्मनी थी, तो हो सकता है कि जहाँ पंचायत बैठती है वहाँ तक बातें होती है और जब दंड दे के आमने सामने का भुगतान हो जाता है उसके बाद में परिवार की मर्जी है कि वो बात करे या न करे। जी तो फिर अगर परिवार को बैठा करके समझाया जाए या फिर दोनों परिवारों को मिलाया जाए और फिर जो भी मामला है उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन बीच में कुछ और लोग राजनीति कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जी, वो ही है कि उनकी जो मेरे पिताजी के मुख्य गवाह हैं और उनको लगता है कि ये परिवार पहले से ही जो भी परिवार परिचित है उनके साथ में खड़ा रहता है, तो जब इनके घर पे ही है तो क्यों ना परेशान कर दिया जाए। अच्छा, पहले पंचों के खिलाफ गवाही दी थी, उसको लेकर के दुश्मनी ली जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे गांव का ही मामला है अग्राराम मोती जी के यहाँ का और उसी में ही मेरे पिताजी मुख्य गवाह हैं। अच्छा, पहले मतलब FIR केस वगैरह हो रखे थे। जी, एक में ये दोस्त सिद्ध भी है जो अग्राराम के पिताजी मोतीराम का है और मोतीराम रावताराम जी खरोण और अभी उसके पुत्र का है अग्राराम मोतीराम जी, उसमें मेरे पिताजी गवाह हैं और वही मुख्य प्रॉब्लम है इसमें। इस मामले में मुख्य रूप से जो हमारे इतने लंबे समय से समाज में परेशानी का जो सबब बना हुआ है उसके पीछे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ना तो समाज इसमें कोई इन्वॉल्व है, ना कोई मेरा गांव है, ना मेरा परिवार है। इनके पीछे जो है वो है मेरा पिताजी का इन पंचों के खिलाफ होना, जिसका FIR नंबर 0046 पब्लिक 2021 जो PS मंडर में दर्ज है वही है। इसके अलावा कोई लेना देना ना सामने वाला परिवार हमारे साथ में है कोई गलत कर रहा है और हमें ऐसी आशंका है ही नहीं, वो परिवार काफ़ी ठीक था। इन पंचों ने ही हमें परेशान करने का जो सबब बना रखा है, जो भी सिलसिला जारी है और हम चाहते हैं कि इन पंचों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी हमारे साथ में वो बच्ची मौजूद हैं जिसकी सगाई हो रखी थी, जो पढ़ना चाहती थी और उसके परिवार वालों ने बोला कि पढ़ने दीजिए, 2-3 साल और दे दीजिए ताकि उसका भविष्य जो है वो खराब ना हो, तैयारी कर सके, सरकारी नौकरी हासिल कर सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुधार सके, अपना भविष्य सुधार सके और पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। तो क्या सुखीबेन नाम है आपका? हाँ, तो क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी करती हूँ। अच्छा, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी 1 साल से ही कर रही हूँ। 1 साल से। हाँ, अच्छा, तो आपकी शादी करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था? हाँ, लगभग 2 साल से ये बार-बार मेरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था कि शादी करो। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढूँ और आगे बढ़ूँ और ये ससुराल पक्ष और ये समाज वालों ने मिलकर हम पर दबाव बहुत बनाया जा रहा है कि आप शादी करो, अगर नहीं करनी है शादी तो पैसे भरो और आप खुले हो जाओ। बिल्कुल। तो कुछ पंचों के द्वारा और सामने वाले पक्ष के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी शादी करवा दो। हाँ,
बहुत दबाव बनाया जा रहा था हमारे परिवार पर। 11th क्लास में पढ़ती थी तब से शादी शादी ये कर रहे थे। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अभी थोड़ी ये 18 साल की हो जाएगी तब इसकी शादी कर देंगे। तो फिर समाज वालों में जाकर बार बार जहाँ पर पंचायत बैठती थी वहाँ ससुराल पक्ष वाले जाकर खड़े होने लगे कि नहीं शादी करो या फिर हमारा रिश्ता तोड़ दो। तो समाज वालों ने दबाव बनाया मेरे पिताजी पर और हमें बार बार बहिष्कृत कर दिया। और उसकी वजह से मेरे पिताजी ने दबाव में आने से लगभग 8 महीने से पैसे तो भर दिए समाज वालों को, लगभग 12 लाख रुपए। 12 लाख। हाँ, और फिर भरने के बाद भी बार बार बहिष्कृत कर दिया। और अब बोलते हैं कि आप पैसे भर दिए लेकिन आपको मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्योंकि हमने जब हमारे भूखंड वगैरह वापस मांगे तो उन्होंने मतलब मना बोल दिया कि हम नहीं दिलाएंगे समाज वाले। इसकी वजह से मेरे पिताजी बहुत परेशान हो गए, लगभग 2 साल से वो परेशान है। रमेश जी, आपकी भी सगाई वहीं पर हो रखी है, आपकी छोटी बहन है जिसको लेकर के आप लगातार परेशान हो रहे हैं, तो आपकी उन परिवार से बातचीत नहीं होती, क्या कुछ होता है या फिर मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या वो थोड़ा सा बताइए। नहीं, वहाँ हमें मिलने तो दिया नहीं जा रहा है, नहीं बात से तो होती है वहाँ से, क्योंकि हमारी सगाई जैसे टूट जाती है ना, उसके बाद में वहाँ से हमारे जैसे उनसे बातचीत होती नहीं है। और बीच में होता है जैसे पंच होते हैं ना, तो पंचों को बुलाया कि भाई सामने वाली पार्टी को बुलाओ और हमारी बातचीत करवाओ। लेकिन क्या है कि जो बीच में होते हैं ना मीडिएटर, वो उनको बोलते हैं जैसे कोई, तो वो क्या है, वो बीच में बात करते हैं, सामने वाली पार्टी को नहीं बुलाते। तब तक वो जैसे सामने वाली पार्टी नहीं आएगी ना, तब तक तो बात कैसे होगी उनकी ये। तो इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं। नहीं तो जैसे हमारी जैसे कोई भी वस्तु दी हुई है ना बहन को, जैसे उपहार के तौर पे, वो नहीं तो लौटाने की कर रहे हैं, नहीं लौटाने दे रहे हैं उनको। मतलब सामने से जाके उनको बोलते हैं कि हाँ आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, हम बीच में बैठे हुए हैं पंच, आपके पास में कोई लेने नहीं आएगा। इसलिए हम परेशान हैं। अच्छा, तो दोनों परिवारों की मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं, सामने सामने नहीं ला रहे हैं। नहीं, आमने सामने ला नहीं रहे हैं और बातचीत भी होने नहीं दे रहे हैं। दूसरा जैसे पंचों का दबाव होता है, जैसे समाज से, जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्शन करते हैं ना, वहाँ जाके जैसे समाज से बहिष्कृत करना, समाज से बाहर निकाल देना, ये बार बार कुर्तियाँ जो समाज से होती है ना, पढ़ने वालों को ये डिस्टर्ब करती है बार बार। तो उनका क्या है, ध्यान भटक जाता है बार बार। ये समस्या सबसे ज़्यादा है गाँव में। बिल्कुल। जी। तो ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो आपने देखा सुना किस तरीके से एक पूरा परिवार जो है वो डिस्टर्ब है, एक क्या दोनों परिवार डिस्टर्ब होंगे, सामने वाला परिवार भी डिस्टर्ब होगा, ये परिवार भी डिस्टर्ब होगा। अब इनकी सीधी सी डिमांड है कि जो जुर्माना लगाया था वो जुर्माना हमने भर दिया है 11 लाख रुपए। अब उनको सामने वालों को जो उपहार के रूप में जो चीज़ें दी थी वो चीज़ें वापस लौटानी चाहिए